हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग सब क्विज के क्वेश्चंस करेंगे जो आपको यूज़फुल रहेंगे एमएसबीटी बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो ये देखिए, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटीज आर देयर। तो आप देखिए, फिर साइंस के अंदर हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास, लेंथ, टाइम, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर। तो इस तरह से ये इसका आंसर नंबर सी रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल क्वांटिटी। तो एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, लेंथ। तो इसमें लेंथ आपका फंडामेंटल है, तो ये आंसर रहेगा। इसके बाद आप देखिए, यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिराइव क्वांटिटी। तो मास, लेंथ, टाइम ये हमारी बेसिक है, तो इसके लिए एरिया ये डिराइव क्वांटिटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट में क्या आएगा आपका, किलोग्राम पर मीटर ये डिराइव है, मीटर स्क्वायर डिराइव है, मीटर क्यूब डिराइव है, तो एम्पियर देखिए ये फंडामेंटल यूनिट है। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या रहेगी आपकी, केल्विन रहेगी, तो इसका आंसर बी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, ऐसा यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन जो आपको दिखा रहा है, दैट इज ऐसा यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ऐसा यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो रहेगा आपका, वो यहाँ पर रहेगा, दैट इज़ मोल। तो ऐसा यूनिट जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो आपका मोल है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम जाते हैं, दैट इज़ ये यहाँ पर क्विज नंबर 2 है। ये है कि व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ एरिया। तो ये डायमेंशन के ऊपर क्विज है। तो देखिए, आपको डायमेंशन ऑफ एरिया पूछा गया है। तो अगर आपको डायमेंशन ऑफ एरिया निकालना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे। तो एरिया का आप फॉर्मूला लिखोगे यहाँ पर, तो एरिया इज इक्वल टू व्हाट, इट इज़ लेंथ इनटू ब्रेड। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला लिखना है। तो एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेड। तो आप देखिए, यहाँ पर डिस्टेंस 2 बार आ रहा है, तो इसके लिए इसका जो आंसर रहेगा ये m0 रहेगा। डिस्टेंस 2 बार आ रहा है, इसके लिए L2 है, और आपका T0 है। तो ये एरिया एक डिराइव क्वांटिटी है, तो इसको आप बेसिक में लिखिए, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड। तो डिस्टेंस 2 बार है, इसके लिए m0, L2 और T0। तो इसका आंसर जो रहेगा ये D रहेगा, राइट। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ यहाँ पर जा रहे हैं। तो नेक्स्ट आपको है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। तो सबसे पहले आप डेंसिटी का यहाँ पर पूरा फॉर्मूला लिखेंगे कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। तो हम यहाँ पर डेंसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज मास ओवर वॉल्यूम। तो आप देखिए, इसमें मास जो है ये आपका बेसिक है, ठीक है, मास आपका बेसिक है, लेकिन वॉल्यूम आपका बेसिक नहीं है। तो वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, यानी कि 3 बार डिस्टेंस यहाँ पर आएगा, न्यूमरेटर में सिर्फ वीएम आएगा। तो अब जब ये फॉर्मूला पूरा सॉल्व हो जाता है, जब ये फॉर्मूला पूरा बेसिक में आ जाता है और इसको आगे नहीं सॉल्व कर सकते, तो फिर हम बाद में एमएलटी यूज़ करेंगे। तो न्यूमरेटर में हमने एमएलटी यूज़ किया है, डिनोमीटर में भी हम एमएलटी यूज़ करेंगे। तो आप देखिए, यहाँ पर मास एक बार है, लेंथ 0 टाइम है, टाइम भी 0 टाइम है। यहाँ पर डिस्टेंस देखिए, लेंथ, ब्रेड, हाइट, डिस्टेंस यहाँ पर 3 टाइम्स है, मास नहीं है, टाइम है ये। इसके बाद जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये बनेगा आपका 1 माइनस 0, ये आपका बनेगा 0 माइनस 3, और टी आपका रहेगा 0 माइनस 0। ये आपका आंसर रहेगा यहाँ पर m1, L माइनस 3 और T0। तो इस तरह से डेंसिटी की डायमेंशन जो आएगी m1, L माइनस 3 और ये T0 आएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर रहेगा। अब इसके बाद हम जो जा रहे हैं, ये थर्ड क्वेश्चन में हम जा रहे हैं, दैट इज व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। आपको फोर्स का डायमेंशन पूछा गया है, तो आप फोर्स का डायमेंशन निकालेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फोर्स का इक्वेशन लिखेंगे, दैट इज व्हाट इज द इक्वेशन फॉर फोर्स। तो फोर्स का आपको इक्वेशन लिखना है। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखिए, फोर्स का मैंने इक्वेशन लिखा है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इसमें बेसिक है, लेकिन एक्सेलरेशन डिराइव है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। मतलब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो रहेगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम है। तो ये वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसमें वेलोसिटी आपकी डिराइव है, मास और टाइम बेसिक है,
वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, इसके लिए यहाँ पर टाइम 2 बार आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एमएलटी सिस्टम यूज़ करेंगे। तो न्यूमरेटर में आपने एमएलटी यूज़ किया तो देखिए मास एक बार है, डिस्टेंस एक बार है, लेकिन टाइम नहीं है, तो यहाँ पर T0 आएगा। और डिनोमीटर में जब हम जा रहे हैं एमएलटी यूज़ कर रहे हैं, तो आप देखिए यहाँ पर डिनोमीटर में मास नहीं है, लेंथ नहीं है, टाइम यहाँ पर 2 बार है, तो ये L2 आ जाएगा। जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या आएगा आपका 1 - 0 आ जाएगा। ये यहाँ पर फिर 1 - 0 आ जाएगा, और ये 0 - 2 आ जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तब नेगेटिव बनेगा। तो देखिए इसका आंसर जो रहेगा ये M1 रहेगा, L1 रहेगा और T - 2 रहेगा। तो इस तरह से इसका आंसर रहेगा M1 L1 और T - 2। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स आपका रहेगा M1 L1 T - 2। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम जा रहे हैं। तो इसमें जो दिया हुआ है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द वर्क। ये लास्ट प्रॉब्लम जो है डायमेंशन में, तो इसमें दिया गया है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द वर्क, यानी हमको वर्क का डायमेंशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्क का फॉर्मूला लिखेंगे। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। देखिए मैंने वर्क का फॉर्मूला लिखा है फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स यहाँ पर डिराइव है, डिस्टेंस यहाँ पर बेसिक है। तो हम फोर्स को सिंप्लीफाई करेंगे, इसको बेसिक में लाएंगे। तो फोर्स का फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मास इंटू एक्सेलरेशन। अब ये मास और डिस्टेंस हमारा बेसिक है, एक्सेलरेशन जो है डिराइव है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या रहेगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये वेलोसिटी ऊपर आ जाएगा, टाइम नीचे आ जाएगा, और ये डिस्टेंस है। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला देखिए क्या आएगा, ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम है, लेकिन वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। तो इस तरह से आप देखिए जब वर्क का हम फॉर्मूला निकाल रहे हैं बेसिक में, तो मास आ गया, डिस्टेंस आ गया और टाइम आ गया। तो फाइनली आपको फॉर्मूला जो है मास डिस्टेंस टाइम में निकालने है। ये डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस ही है। तो ये कोई भी फॉर्मूले को जब आप सॉल्व कर रहे हो तो फाइनली इसको बेसिक में निकालना है मास डिस्टेंस टाइम। तो न्यूमरेटर में क्या है, मास है, डिस्टेंस 2 बार है। तो इसके लिए न्यूमरेटर की डायमेंशन आप लिखेंगे M1, क्योंकि मास एक बार है, डिस्टेंस कितनी बार है यहाँ पर 2 बार है, तो ये L2 लिखेंगे। और टाइम नहीं है, इसके लिए T0 आएगा। अब आप डिनोमीटर में जब हम जा रहे हैं, ये देखिए टाइम यहाँ पर 2 बार है, तो इसके लिए M0 रहेगा, L0 रहेगा। टाइम यहाँ पर 2 बार है, इसके लिए T2 आएगा। जब आप इसको ऊपर ले जा रहे हो जीरो को, तो ये आएगा 1 - 0, फिर ये 2 - 0 रहेगा, और यहाँ पर ये T रहेगा, तो 0 - 2 रहेगा। और ये आपका आंसर बनेगा M1 L2 T - 2। तो फाइनल आंसर आपको MLT सिस्टम में लाना है। तो ये देखिए इसका आंसर जो रहेगा M1 L2 और T - 2। तो ये ऑप्शन नंबर C रहेगा। मैं दोबारा बताता हूँ कि वर्क का आपको फॉर्मूला लिखना है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस बेसिक है, लेकिन फोर्स आपका डिराइव है, तो इसको बेसिक में लेके आना है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास बेसिक है, डिस्टेंस बेसिक है, एक्सेलरेशन डिराइव है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी आ गया, टाइम आ गया, मास बेसिक, टाइम बेसिक, डिस्टेंस बेसिक, वेलोसिटी डिराइव है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मास, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ये सब बेसिक है, तो ये टाइम बेसिक है, इसको आगे नहीं सॉल्व कर सकते। फिर आप MLT डालोगे, यहाँ पर M1 आएगा, यहाँ पर L2 आएगा, T0 आएगा, यहाँ पर टाइम 2 बार है तो T2 रहेगा, M0 L0। फिर जब ये 0 ऊपर जाएगा तो 1 - 0 बनेगा, ये 2 - 0 बनेगा, 0 - 2। इसका आंसर आएगा M1 L2 T - 2। ठीक है, अब आगे की तरफ हम जा रहे हैं। यहाँ पे देखो ये क्विज नंबर 3 है। तो इसमें पूछा गया है कि ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो ये राइट है, क्योंकि जो भी नॉन ज़ीरो नंबर रहते हैं जैसे कि 2 3 8 2 या 3 5 6 7, ये सब सिग्निफिकेंट ही है। इसके लिए ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स क्या रहेगा हमारा, सिग्निफिकेंट रहेगा। तो ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स जो रहता है वो हमारा सिग्निफिकेंट रहेगा। अब इसके बाद हम आगे जा रहे हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू वॉच। तो लीस्ट काउंट जो रहता है नॉर्मली स्क्रू वॉच का रहता है 0.001।
तो 0.001 है। रूलर का रहता है 0.1 और वर्नियर कैलिपर का ज़्यादातर 0.01 रहता है। स्क्रू गेज का जो रहता है 0.001 है। अब इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग नंबर। अभी देखिए 0 पॉइंट है तो 0 रहता है तो 0 इनसिग्निफिकेंट बन जाता है। अगर 0 पॉइंट के बाद 0 आता है, ये जो जीरोज है इसको काउंट नहीं करना है। तो पॉइंट के पहले 0 को भी काउंट नहीं करना है, पॉइंट के बाद भी नहीं। तो इसमें कितने हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसके लिए इसका आंसर जो रहेगा ये सी वाला रहेगा। अब नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग नंबर, अगर ये पावर में दिया गया है 10 पावर में, तो इसको आप काउंट नहीं करेंगे। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 है। तो इसके लिए इसका आंसर बी रहेगा। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेजर बाय वर्नियर कैलिपर इज 3.02 सेंटीमीटर, फाइंड दी परसेंटेज एरर। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि परसेंटेज एरर का जो फॉर्मूला है वो रहेगा एवरेज एब्सोल्यूट एरर। इसका फॉर्मूला जो रहेगा, देखिए, एवरेज एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय एवरेज वैल्यू इनटू 100। तो एवरेज एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय एवरेज वैल्यू इनटू 100। अब इस प्रॉब्लम में क्या हो रहा है, आपका एवरेज एब्सोल्यूट एरर जो रहेगा, देखिए इसका लीस्ट काउंट रहेगा, क्योंकि ये 2 डेसिमल में, तो इसका लीस्ट काउंट रहेगा 0.01 सेंटीमीटर। तो वो उसका एरर रहेगा, एक ही रीडिंग है। इसके लिए एवरेज वैल्यू भी इसकी यही रहेगी 3.02 सेंटीमीटर। और आपको इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 100 से। तो सी एम कैंसिल हो जाएगा। तो ये 2 डेसिमल में है, तो इसकी लीस्ट काउंट जो रहेगी वही उसकी एरर रहेगी 0.01 सेंटीमीटर। और यहाँ पर एक ही रीडिंग दिए गए, तो ये इसकी एवरेज वैल्यू रहेगी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो आप 0.01 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 100 से। तो सबसे पहले ये जो 0.01 है उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर 1 आएगा। फिर इसको आप डिवाइड करोगे 3.02 से, तो ये फाइनल आंसर हमारा बनेगा। ये देखिए 0.01 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 आ जाएगा। 1 को जब आप डिवाइड कर रहे हो 3.02 से, तो फाइनल आंसर जो आपका आ रहा है वो 0.33% आ रहा है। इसका आंसर जब आप ये सॉल्व करोगे, 0.01 को जब आपने 100 से मल्टीप्लाई किया है, 0.01 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 आ रहा है। 1 को जब आप डिवाइड करोगे 3.02 से, तो आपको आंसर आएगा 0.33। तो इस तरह से ये इसका परसेंटेज एरर बनेगा। मैं दोबारा आपको बताता हूँ। ये देखिए 0.01 को आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 1 आ जाएगा। ये आप कैलसियम में कीजिए और 1 को डिवाइड कीजिए 3.02 से, तो आपका आंसर आएगा 0.33%। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्विज की तरफ। तो ये देखिए द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो यहाँ पर पूछा गया है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज। तो अगर आप 2 इलेक्ट्रिक चार्ज को रखते हो और उनके बीच में जो फोर्स होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर 2 मैग्नेट रखते हो तो मैग्नेट के बीच में जो फोर्स रहता है इसको कहा जाता है मैग्नेटिक फोर्स। तो उसी तरह से आपने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रिक चार्ज रखा हुआ है, तो फ्रिक्शन की वजह से जो फोर्स होता है उसको कहा जाता है फ्रिक्शनल फोर्स। और जो ऐसे हाथ से हम लोग फोर्स लगाते हैं उसको कहा जाता है मैकेनिकल फोर्स। तो ये 2 चार्ज के बीच में है, तो इसके लिए इसको कहा जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखिए इफ अ बॉडी पोजेस इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज देन द बॉडी इज इलेक्ट्रिकली। तो कोई भी बॉडी है और उसके पास इक्वल नंबर ऑफ प्लस एंड माइनस चार्ज है, कोई भी एक बॉडी है और उसके पास इक्वल नंबर ऑफ प्लस एंड माइनस चार्ज है, जैसे मैं बता रहा हूँ +3 कूलम है और वैसे ही -3 कूलम है, तो उसके पास टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 0 कूलम। तो वो न्यूट्रल रहेगा। अगर बॉडी के पास कोई इक्वल नंबर ऑफ प्लस चार्ज है और इक्वल नंबर ऑफ माइनस चार्ज है, इसका मतलब बॉडी के पास कोई चार्ज नहीं है, तो वो न्यूट्रल है। राइट। अब अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये देखिए ये आगे वाला प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है एज द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक चार्ज डिक्रीजेज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। तो आप देखिए अगर आप दो चार्ज लेते हो, तो ये देखिए अगर आपने 2 पॉइंट चार्ज लिया हुआ है तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा इसका इक्वेशन क्या बनेगा? देखो ये प्लस जो है ये माइनस को पुल करेगा, ये माइनस जो है ये प्लस को पुल करेगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस r है। तो आप अगर इनके बीच में फोर्स का इक्वेशन लेते हो तो फोर्स का इक्वेशन देखो क्या बनता है, 9 × 10⁻⁹
Q1 ये फर्स्ट चार्ज है, Q2 ये सेकेंड चार्ज है, डिवाइड बाय दी मीडियम इंटू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये के क्या रहेगा, जो मीडियम रहता है दोनों चार्ज के बीच में, ठीक है। अगर ये एयर रहेगा तो के की वैल्यू 1 आएगी। अगर ये वाटर रहेगा, देखिए के फॉर एयर अगर आप निकालते हो तो ये 1 आ जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के फॉर अगर आप वाटर निकालते हो तो ये 80 आ जाएगा। तो इस तरह से जो मटेरियल है दोनों के बीच में उसकी वैल्यू यहाँ पर डालनी पड़ती है। तो आर डिनोमिनेटर में, तो अगर आर बढ़ेगा, अगर आर ज़्यादा हो जाता है, मतलब दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस अगर ज़्यादा हो रहा है, तो ये फोर्स आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि ये डिनोमिनेटर में, तो आर अगर ज़्यादा हो रहा है तो फोर्स कम हो जाएगा, आर कम हो रहा है तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है कि डिस्टेंस को अगर आप कम करते हो तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स आपकी बढ़ जाएगी, ये फोर्स आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया गया है कि टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस आर। तो हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेस कौन से टाइप के रहते हैं, सिर्फ पॉजिटिव नहीं रहता है या सिर्फ नेगेटिव नहीं रहता है, दोनों रहता है, पॉजिटिव भी रहता है और नेगेटिव भी रहता है। तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस आर ओनली पॉजिटिव नहीं है, ओनली नेगेटिव नहीं है, दोनों रहेगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, राइट। अगर आप यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ले तो इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या रहती है, कोलम रहती है। तो फिफ्थ का आंसर जो रहेगा वो डी रहेगा। तो यूनिट जो रहता है इलेक्ट्रिक चार्ज का वो आपका क्या रहेगा, वो कोलम रहेगा। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अगर आप निकाल रहे हो तो वो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर वो कोलम रहेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये न्यूमेरिकल है। तो ये देखिए इसमें क्या दिया गया है, टू चार्जेस ईच ऑफ वन कोलम आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.3 मीटर अपार्ट इन एयर, कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन देम। तो यहाँ पर आपको क्या किया गया है, दो चार्ज दिया हुआ है, ये दो चार्ज है प्लस एंड माइनस। आप दो चार्ज ले रहे हो ईच ऑफ वन कोलम, तो यहाँ पर प्लस माइनस नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि दोनों चार्ज की वैल्यू साइन सेम है। तो अगर दो प्लस लिया हुआ है, फर्स्ट चार्ज की वैल्यू कितनी दी है, +1 कोलम, दूसरे चार्ज की भी वैल्यू +1 कोलम दी है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 0.3 मीटर्स, और दोनों चार्जेस एयर में रखे हुए। तो हमको फाइंड करना है फोर्स क्या रहेगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर फोर्स का इक्वेशन जो लगेगा वो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में ध्यान में रखिए, 9 इंटू 10⁹ डिवाइड बाई के, Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो के हमारा एयर है, तो के हमारा एयर है, तो एयर के लिए के की वैल्यू 1 है। तो ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो अभी फोर्स का इक्वेशन क्या बनेगा, देखिए 9 इंटू 10⁹ Q1 हमारा फर्स्ट चार्ज है, दैट इज 1 इंटू 1, सेकेंड चार्ज भी 1 है, और के जो एयर के लिए 1 है, और डिस्टेंस हमारा कितना है 0.3। तो हमको 0.3 का होल स्क्वायर निकालना है। अब आप न्यूमरेटर को वैसे ही रखेंगे, तो न्यूमरेटर हमारा क्या आएगा, 9 इंटू 10⁹ अब डिनोमीटर क्या बनेगा हमारा, 0.3 का आप स्क्वायर लीजिए, तो आप कैलसी का यूज़ कीजिए। 0.3 इंटू 0.3 जब हम करेंगे तो ये आएगा 0.09, ये आपका आएगा 0.09। अब आप क्या कीजिएगा, कैलसी में 9 को डिवाइड करो आप 0.09 से, तो ये आपका आंसर आ रहा है 100। 9 को जब आप डिवाइड कर रहे हो 0.09 से, तो ये आपका आंसर 100 आ रहा है। और ऑलरेडी यहाँ पर 9 है, तो ये 2 0 है, तो ये 9 है, 10 11 है, तो 10⁻11 न्यूटन, मतलब इतना फोर्स बनेगा। तो अगर आप दो चार्ज को रख रहे हो इतने डिस्टेंस पे 0.3 में, तो फोर्स बनेगा 10⁻11। तो ये देखिए ये 10⁻11 न्यूटन का फोर्स बनेगा, ठीक है। इसकी यूनिट भी रहेगी, दैट इज न्यूटन। अब हम लोग नेक्स्ट क्विज की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्विज है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया है कि ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स। तो कोई भी एक ये जगह अगर आप एक पॉइंट चार्ज रखोगे, तो कहीं पे भी आपने चार्ज रखा हुआ है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। क्यों फोर्स लगेगा, क्योंकि वो सराउंडिंग रीजन में क्या सेटअप करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर पॉइंट चार्ज है तो वो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, तो वो सराउंडिंग रीजन में क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेगा। तो इसके लिए वहाँ पर क्या होता है, कहीं पे भी आपने दूसरा चार्ज लगा हुआ है और दोनों के बीच में कांटेक्ट नहीं रहेगा, तो भी उनके बीच में फोर्स लग रहा है। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये फोर्स वाला काम करता है। तो ऐसे फोर्स को हम कहते हैं एक्शन एट डिस्टेंस। तो दोनों के बीच में कांटेक्ट नहीं हुआ है। अगर आप यहाँ पर एक चार्ज ला के रख रहे हो, मान लो प्लस,
तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो दोनों के बीच में कांटेक्ट नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सराउंडिंग रीजन में क्या रहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जो स्पेस रहता है जहाँ पर अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, तो यही जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वहाँ वहाँ फोर्स लगेगा। तो और फोर्स किस पे लगेगा, सिर्फ चार्ज के ऊपर। अगर आप स्टोन को ला के रखोगे तो स्टोन पे फोर्स नहीं लगेगा। तो आपको कोई एक चार्ज बॉडी ला के रखनी पड़ेगी, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फील होगा और उसको फोर्स लगेगा। तो स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन विच अदर चार्ज एक्सपीरियंस इज अ फोर्स, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका आंसर बी रहेगा, स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन विच अदर चार्ज एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका आंसर बी रहेगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ यह बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है, इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज डिफाइंड एज। तो अगर आपने एक चार्ज रख रखा हुआ है यहाँ पर Q पॉजिटिव, तो अगर आप निकालना चाहते हो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कहीं पे भी इस चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है उसकी इंटेंसिटी निकालना चाहते हो, तो मान लो अगर इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है यहाँ पर आपको इंटेंसिटी निकालनी है, इस पॉइंट को हम बोलेंगे ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो वहां पर आपको क्या करना है, +1 कोलम ला के रखना है। तो +1 कोलम पे जो फोर्स फील होगा वही क्या रहेगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। देखिए अगर आपने यहाँ पर प्लस रखा है तो ये +1 कोलम कहाँ जाएगा, ये बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर +1 कोलम ला के रखा हुआ है तो ये कहाँ जाएगा, ऐसे बाहर की तरफ। तो जो इस पे फोर्स लगेगा, प्लस प्लस स्ट्रिक्टली +1 कोलम लाना है, -1 कोलम नहीं लगेगा, +1 कोलम ला के रखना है। तो जो फोर्स +1 कोलम पे लगेगा वही क्या रहेगी, वहां पर स्ट्रेंथ रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये पॉइंट चार्ज बना रहा है, तो हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, नहीं कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमको मालूम करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी रहेगी। यहाँ पर स्ट्रिक्टली आपको +1 कोलम ला के रखना है। तो जो फोर्स +1 कोलम पे लगेगा वही रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो उसको हम बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब स्ट्रेंथ कितनी है। आप मेजर करना चाहते हो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालना चाहते हो तो जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालना चाहते हो उस पॉइंट पे आपको +1 कोलम ला के रखना है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट, मतलब 1, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन +1 कोलम। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट मतलब क्या है, +1 कोलम एट दिस पॉइंट। तो इसके लिए इसका आंसर देखिए यहाँ पर ये सी वाला आएगा। इंटेंसिटी निकालने के लिए आपको फोर्स निकालना पड़ेगा, यूनिट का मतलब क्या है, 1 पॉजिटिव चार्ज यानी कि +1 कोलम के ऊपर। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर क्या है, आपको पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है कि कितना फोर्स लगता है 1 कोलम के ऊपर। तो इसकी यूनिट जो रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट, देखिए आप अगर यूनिट निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की आप यूनिट निकालना चाहते हो, मतलब फोर्स कितना लग रहा है 1 कोलम के ऊपर, तो इसके लिए इसकी यूनिट बनेगी न्यूटन्स पर कोलम। तो क्या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई और यूनिट है यहाँ पर, दैट इज वोल्ट्स पर मीटर। तो अगर आप इंटेंसिटी निकाल रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल रहे हो, मतलब कितना फोर्स लग रहा है 1 कोलम के ऊपर, तो इसके लिए इसकी यूनिट रहेगी न्यूटन्स पर कोलम, या इसकी और एक यूनिट भी है वोल्ट्स पर मीटर। तो इसके लिए थर्ड का आंसर जो रहेगा ये सी रहेगा। अब पॉजिटिव चार्ज के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आप एक प्लस चार्ज ले रहे हो, अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज के लिए लाइंस ऑफ फोर्स आउटवर्ड। तो अगर आप एक प्लस चार्ज ले रहे हो और आपको मैपिंग करनी कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहेगी, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कहीं पे भी +1 कोलम ला के रखना पड़ेगा। तो अगर मैंने यहाँ पर +1 कोलम ला के रखा है तो देखिए ये बाहर की तरफ जाएगा। अगर यहाँ पर हमने +1 कोलम ला के रखा है तो ये देखिए ये बाहर की तरफ जाएगा। यहाँ पर हमने +1 कोलम ला के रखा है तो ये बाहर की तरफ जाएगा। यहाँ पर हमने +1 कोलम, तो ये बाहर की तरफ जाएगा। तो इस तरह से प्लस चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी ये आउटवर्ड रहेगी, इनकी बाहर की तरफ रहेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के लिए लाइंस ऑफ फोर्स कहाँ पर रहेगा, आउटवर्ड रहेगा। तो इसका आंसर ए लगेगा।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग कहाँ पर रहेगी, देखिए जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत क्राउडेड रहेगा, यानी कि ये जो रीजन है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत क्राउडेड है, वहाँ पर क्या रहेगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा रहेगी। और देखिए ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पर देखिए जहाँ पर ये लाइंस पूरे भरे हुए रहेंगे, जहाँ पर लाइंस पूरे भरे हुए रहेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा रहेगी। दूर आप जाएंगे तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर देखिए क्राउडेड नहीं है, तो ये रीजन में आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, वीक रहेगा। तो जिस जगह पे लाइंस ऑफ फोर्स बहुत ज़्यादा भरे हुए रहेंगे, एकदम ही भरे हुए रहेंगे लाइंस ऑफ फोर्स, तो वहाँ पर आपकी इंटेंसिटी बहुत स्ट्रांग रहेगी। तो जिस जगह पे आपकी लाइंस ऑफ फोर्स एकदम ही ऐसे टेंस रहेंगे, भरे हुए रहेंगे, तो उस जगह पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग रहेगी। तो ये जो रीजन है आप देख रहे हो, इस रीजन में क्या होगा, ये जो रीजन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग रहेगी। तो यहाँ पर अगर कहीं पे भी आपने एक चार्ज ला के रखा हुआ है तो उस पर फोर्स ज़्यादा लगेगा, देखिए यहाँ पर इतनी क्राउडेड नहीं है। यहाँ पे जब आप चार्ज ला के रखोगे तो उस पर फोर्स वीक लगेगा। और ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक की फील्ड की वैल्यू सब जगह सेम नहीं है। तो इसके लिए नॉन, अभी यहाँ पर पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर स्ट्रॉन्गर है, जहाँ पर लाइंस ऑफ फोर्स हमारे क्राउडेड है। ये बराबर है, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर स्ट्रांग रहती है, जहाँ जिस रीजन में लाइंस ऑफ फोर्स पूरे भरे हुए रहते, क्राउडेड रहते, पूरे जमा रहते, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांगर रहती है। तो इसका आंसर ए आएगा। अब ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लाइंस ऑफ फोर्स इज पैरेलल। ये देखिए ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पर लाइंस ऑफ फोर्स पैरेलल नहीं है। अगर आप लाइंस ऑफ फोर्स को इस तरह से दिखा रहे हो, मतलब ये क्या आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रहेगी। अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 100 है, तो सभी जगह पे 100 ही रहेंगे, सभी जगह पे फोर्स चार्ज के ऊपर सेम लगेगा। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर लाइंस ऑफ फोर्स पूरे भरे हुए, तो अगर यहाँ पर 1000 है तो आगे चल के ये 500 हो जाएगी, आगे चल के 200। तो इस तरह से ये नॉन यूनिफॉर्म है। तो ये यूनिफॉर्म के लिए लाइंस ऑफ फोर्स पैरेलल रहता है, तो यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लाइंस ऑफ फोर्स पैरेलल है, तो ये आपका आंसर फॉल्स रहेगा। अब अगर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल ले रहे हो, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल देखिए किसको कहा जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल उसको कहा जाता है जिसके अंदर दो चार्ज रहते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इसलिए कहा जाता है जिसके अंदर दो चार्ज रहते हैं। और इलेक्ट्रिक डाइपोल लाइंस ऑफ फोर्स विल स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या है, दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज। अगर आपने दो चार्ज लिया हुआ है, दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी, तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, +1 कूलम लाना पड़ेगा। अब देखिए ये प्लस इसको रिपेल कर रहा है, ये माइनस इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये इस तरह से माइनस की तरफ जाएगा। अगर आपने दोबारा यहाँ पर +1 कूलम लगाया तो देखो ये प्लस इसको रिपेल कर रहा है, ये माइनस इसको खींच रहा है। तो डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से रहेगी, ये देखिए ये प्लस से स्टार्ट होगी और कहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, माइनस की तरफ खत्म हो जाएगी। तो डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगी ये प्लस से स्टार्ट हो जाएगी और माइनस की तरफ खत्म। तो यहाँ पर उल्टा लिखा गया है, फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल लाइंस ऑफ फोर्स विल स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये गलत है, तो आप इसको फॉल्स लिखोगे। तो ये 7th का आंसर देखिए यहाँ पर ये फॉल्स आएगा, ठीक है। अब आप आगे की तरफ जाइए, देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। इसमें ऐसा पूछा गया है कि टू लाइंस ऑफ फोर्स कैन क्रॉस ईच अदर। तो दो लाइंस ऑफ फोर्स जो रहते हैं वो एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करते। तो टू लाइंस ऑफ फोर्स, अभी मैंने जितने भी आपको डायग्राम बताए थे, तो ये देखिए डायग्राम में आप देख रहे हो कहीं पे भी लाइंस ऑफ फोर्स क्या करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। तो ये जो डायग्राम मैंने आपको बताया हुआ है, इस डायग्राम के अंदर देखिए कहीं पे भी वो क्रॉस नहीं कर रहे। यहाँ पर भी देखिए ये लाइंस ऑफ फोर्स जो है तो ये क्रॉस नहीं कर रहे, तो ये कहीं पे भी क्रॉस नहीं करेंगे, तो एक दूसरे से ये क्रॉस नहीं करेंगे। तो एक दूसरे से क्रॉस कर रहे हैं मतलब क्या हो रहा है कि एक +1 कॉलम को आप रख रहे हो तो दो डायरेक्शन में जा रहा है, तो वैसा पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए टू लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो लाइंस ऑफ फोर्स का मतलब क्या है, वो बता रहा है कि +1 कॉलम कहाँ पर जा रहा है। तो एक टाइम पे वो दो जगह पे नहीं जा सकता है, तो इसके लिए इसका आंसर जो आएगा कि टू लाइंस ऑफ फोर्स कैनॉट क्रॉस ईच अदर। तो इसका आंसर जो रहेगा टू लाइंस ऑफ फोर्स कैनॉट क्रॉस ईच अदर, क्योंकि दो लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर। तो लाइंस ऑफ फोर्स देखिए ऐसे पैरेलल है,
ठीक है। तो अगर आप कहीं पे भी चार्ज रख रहे हो तो कहीं पे भी चार्ज रख रहे हो तो एक टाइम पे वो एक ही जगह जाएगा, तो इस तरह से जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से लाइन ऑफ फोर्स कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। तो अब नेक्स्ट क्विज की तरफ जा रहे हैं। अब ये देखिए, ये क्विज जो है ये मैग्नेटिज्म के ऊपर है। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये मैग्नेटिज्म के ऊपर है। और यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक बार मैग्नेट ली गई है, आउटसाइड द बार मैग्नेट द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स विल मूव फ्रॉम। अगर आपने एक बार मैग्नेट देखा हुआ है तो ये प्रैक्टिकल में भी आपको कराया गया है कि एक बार मैग्नेट जो हम लोग रखते हैं उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहती है। तो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड जो रहती है इनविजिबल रहती है, हमको दिखाई नहीं देती है। तो इसके लिए इसकी मैग्नेटिक फील्ड प्लॉट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक कंपास ला के रखते हैं। तो आप देखिए जब मैग्नेटिक कंपास ला के रखते हैं तो ये मैग्नेटिक कंपास का देखिए ये साउथ पोल रहता है, ये नॉर्थ पोल रहता है। तो इस तरह से जब आप मैग्नेटिक कंपास ला के रखोगे तो आपको पता चलता है कि वो बाहर बाहर की तरफ रहता है। तो नॉर्थ से लेके कहाँ पर रहता है, वो साउथ में रहता है। तो बाहर वो नॉर्थ से लेके साउथ रहता है और अंदर कहाँ पे रहता है, साउथ से लेके नॉर्थ। यहाँ पर पूछा गया बाहर आउटसाइड द बार मैग्नेट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहाँ से रहेगा, वो नॉर्थ से लेके ये साउथ में रहेगा। तो मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स रहेगी वो नॉर्थ से लेके कहाँ पर रहेगी, साउथ में रहेगी। और अगर हम अंदर जाते हैं इनसाइड द बार मैग्नेट, इनसाइड द बार मैग्नेट वो कहाँ से रहेगी, साउथ से लेके नॉर्थ रहेगी। तो इसका आंसर ये ए है। अब अगर आप मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैज द टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट अलोंग द एरिया वॉल्यूम साइड एंड लेंथ। अगर आप दो बार मैग्नेट को ला के रखते हो, यहाँ पर देखिए ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, ऐसे अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इसके लाइंस ऑफ फोर्स जो रहते हैं ये देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अंदर की तरफ यानी कि लेंथ वाइज ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और बाहर की तरफ ये स्प्रेड आउट हो जाते हैं ऐसे। तो लेंथ वाइज जो रहता है ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो लेंथ वाइज जो रहता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये देखिए हैज़ ए टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट अलोंग द लेंथ। और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहाँ पर भरा हुआ रहता है, जैसे आपको मैंने बताया हुआ है, अगर ये नॉर्थ पोल आप ले रहे हो, यहाँ पर आगे दूर पे साउथ पोल रहेगा, तो जहाँ पे लाइंस पूरे भरे हुए रहेंगे, जिस रीजन पे आप देखोगे ये लाइंस पूरे भरे हुए एकदम क्राउडेड है यहाँ पर, तो यहाँ पर फील्ड बहुत स्ट्रांग रहेगी। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर क्राउडेड इन द रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज लार्ज, लार्ज रहता है। और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स से मैंने आपको बताया हुआ है ये एक्सपांड होता है, एक्सपांड होता है लेटरली। ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स विल एक्सपांड लेटरली, ये थ्रू है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर, तो कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, तो ये हमारा फॉल्स है। करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर एक बैटरी आप लाते हो, आप इस तरह से अगर बैटरी एक ला के रखते हो और अगर आपने यहाँ पर एक वायर लगाया हुआ है, तो देखिए एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, देखिए एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होता है, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है एक सेकेंड में, उसको हम डिफाइन करते हैं करंट। तो करंट की डेफिनेशन क्या है, क्यू अपॉन टी। मतलब कितना चार्ज फ्लो हो रहा है एक सेकेंड में, एक पर्टिकुलर पॉइंट में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है एक सेकेंड में, उसको हम बोलते हैं करंट। तो करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये ट्रू है, तो इसका आंसर ये ट्रू रहेगा। अब एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना रहेगा, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन लेते हो, सिंपल एक इलेक्ट्रॉन लेते हो, तो उसके पास देखिए दोस्तों चार्ज रहेगा 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज रहेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये ट्रू है। अगर चार्ज आपका फ्लो हो रहा है, देखिए चार्ज करंट की डेफिनेशन क्या है, चार्ज अपॉन टाइम। अगर चार्ज आपका फ्लो हो रहा है, एक कॉलम ही फ्लो हो रहा है, एक कॉलम फ्लो हो रहा है कितने टाइम के लिए, 1 सेकेंड के लिए, तो आपका करंट कितना रहेगा, 1 कूलम पर सेकेंड, या तो फिर रहेगा आपका 1 एम्पियर। तो इसके लिए करंट जो रहेगा आपका, अगर एक कॉलम फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड के लिए, तो करंट जो रहेगा 1 कूलम पर सेकेंड रहेगा, या तो 1 एम्पियर रहेगा। तो इसके आंसर सी आएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर उसी तरह से पूछा गया है, अगर 20 कॉलम फ्लो हो रहा है, मतलब चार्ज आपका 20 कॉलम फ्लो हो रहा है, तो आप लिखेंगे 20 कॉलम फ्लो हो रहा है, कितने टाइम के लिए फ्लो हो रहा है, यहाँ पर 5 सेकेंड्स के लिए फ्लो हो रहा है। तो 20 कॉलम जो है वो 5 सेकेंड के लिए फ्लो हो रहा है, आपको करंट फाइंड करना है। तो 20 कॉलम 5 सेकेंड के लिए फ्लो हो रहा है, तो 20 को आप डिवाइड करोगे 4 5 से,
आंसर आपका आएगा 4, मतलब 4 कूलम फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड में, यानी कि करंट कितनी फ्लो हो रही है यहाँ पर, 4 एम्पियर फ्लो हो रही है। तो इसका देखिए दोस्तों ये 10th वाले का आंसर यहाँ पर बी आएगा, मतलब 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, मतलब 4 कूलम फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड में। अब आगे की क्विज की तरफ बढ़ते हैं, तो ये देखिए ये 7th वाला है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, यानी कंडक्टर की जो प्रॉपर्टी है टू अपोज द फ्लो ऑफ द करंट। तो आप देखिए अगर आप एक बैटरी लेते हो और ये बैटरी में से कितना करंट निकलेगा वो कंडक्टर के रेजिस्टेंस के ऊपर है। अगर यहाँ पर आपने एक बल्ब लगाया हुआ है तो बल्ब के अंदर जो तार रहती है, यानी कि ये कंडक्टर लगाया हुआ है, ये बल्ब के अंदर जो तार रहती है उसका रेजिस्टेंस डिसाइड करता है कि ये बैटरी में से करंट कितना बहा रहा है। तो अगर ये बल्ब के अंदर जो तार है उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगी तो कम करंट बाहर आएगा, अगर ये रेजिस्टेंस कम रहेगा तो ज़्यादा करंट बाहर आएगा। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये ऑपोजिट रहता है करंट के, रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम आएगा, रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा आएगा, यानी रेजिस्टेंस ऑपोजिशन देता है करंट को। तो प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर टू ऑपोज द फ्लो ऑफ करंट इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब मैंने आपको बताया था कि बल्ब के अंदर जो वायर रहता है वो रेजिस्टेंस देता है, तो बल्ब के अंदर जो फिलामेंट है वो आपको रेजिस्टेंस दे रहा है। अब ये जो वायर है इसकी रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड रहती है, उसके लेंथ के ऊपर डिपेंड रहती है। फिर किसके ऊपर डिपेंड रहती है, मटेरियल के ऊपर, और बाद में किसके ऊपर डिपेंड रहता है, एरिया के ऊपर। तो देखिए आप अगर एक वायर का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखते हो तो वायर का रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है आप देखिए यहाँ पर दिया गया है, वायर का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो है मटेरियल इंटू लेंथ अपॉन एरिया। तो जितनी लेंथ बढ़ेगी, लेंथ न्यूमरेटर में आया हुआ है, तो जितनी लेंथ बढ़ेगी उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा रहता है। तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इनवर्सली, मतलब डिनोमीटर में क्या आया हुआ है, एरिया आया हुआ है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। अगर एरिया ज़्यादा रहेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, और एरिया कम रहेगा तो रेजिस्टेंस आपका ज़्यादा हो जाएगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। फॉर्मूला देखिए, और रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो लेंथ किस में आया हुआ है, न्यूमरेटर में आया हुआ है, तो इसके लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। आप देखिए ओम्स लॉ का इक्वेशन क्या, अगर आप ओम्स लॉ का ट्राइंगल बनाते हैं तो ओम्स लॉ किस लिए यूज़ होता है, ये रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो आप देखिए अगर आप V और I को डिवाइड करोगे तो आपको R मिलेगा, ये ओम्स लॉ का ट्राइंगल है। अगर आप V और I को डिवाइड करोगे तो आपको R मिलेगा, अगर आप V और R को डिवाइड करोगे तो आपको I मिलेगा, और अगर आप I और R को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको V मिलेगा। तो ये ओम्स लॉ का इक्वेशन जो है देखिए दोस्तों, I इज इक्वल टू V बाय आर है, या तो R इज इक्वल टू V बाय, या तो V इज इक्वल टू आई आर। तो ओम्स लॉ का इक्वेशन रहेगा R इज इक्वल टू V अपॉन है, तो ये D वाला इसका आंसर रहेगा। अब यहाँ पर पूछा गया है कि रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो देखिए ये देखिए मैंने R के लिए हमने फॉर्मूला बनाया हुआ है, R इज इक्वल टू लेंथ इंटू रो अपॉन एरिया, R इज इक्वल टू L इंटू रो अपॉन एरिया। तो ये यहाँ पर मैं इसको लिख रहा हूँ R इज इक्वल टू रो इंटू लेंथ अपॉन एरिया। तो टेक्निकल वर्ड जो है मटेरियल के लिए उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो सबसे पहले हम रेजिस्टिविटी के लिए यहाँ पर फॉर्मूला बनाएंगे। तो देखिए रेजिस्टिविटी के लिए जब आप फॉर्मूला बनाओगे तो ये एरिया ऊपर चला जाएगा, तो R एरिया से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेंथ नीचे आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, यहाँ पर देखिए ओम, एरिया की यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर, और डिवाइड हो रहा है लेंथ से, लेंथ की यूनिट क्या है मीटर, तो ये कैंसिल हो गया है। तो देखिए दोस्तों रेजिस्टिविटी की यूनिट आएगी ओम मीटर, तो ये आंसर बी वाला बनेगा आपका। अब यहाँ पर दिया गया है कि बैटरी है वो 10 वोल्ट्स का है और ये कनेक्ट किया गया है रेजिस्टेंस 10 ओम्स को। तो यहाँ पर ये बैटरी लगाई गई है, और ये बैटरी देखिए बराबर से यहाँ पर 10 वोल्ट है, और ये 10 ओम के रजिस्टर को लगाया गया है। तो रेजिस्टेंस लगाया हुआ है यहाँ पर 10 ओम्स लगाया गया है। तो बैटरी के बाहर सिर्फ 10 ओम रेजिस्टेंस है, और आपको करंट निकालना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने करंट का इक्वेशन लिखा हुआ है कि अगर आप बैटरी लगाते हो तो इसमें से जो करंट बाहर आएगा, अगर आपको करंट निकालना है तो करंट का इक्वेशन क्या बनेगा, V अपॉन आर। तो यहाँ पर V दिया गया है, 10 दिया गया है,
रेजिस्टेंस कितना है 10 है, तो 10/10 यानी करंट कितना आएगा आपको 1 एम्पियर आएगा। तो करंट देखिए दोस्तों यहाँ पर 1 एम्पियर आएगा। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या रहेगी, ओम्स रहेगी, तो ये ट्रू है, इसका आंसर ए आएगा। अब इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी, तो ये भी राइट है। तो ये देखिए कंडक्टिविटी को हम लोग सिंबल रख रहे हैं सिग्मा, तो वो कैसे मिलेगी आपको, इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, मतलब जितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी रहेगी उतनी कंडक्टिविटी आपकी कम रहेगी, जितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी है उतनी कंडक्टिविटी कम रहेगी, जितनी कम रेजिस्टिविटी है उतनी कंडक्टिविटी ज़्यादा रहेगी। तो इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी, तो ये ट्रू है, इसका आंसर ए रहेगा। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज देखिए क्विज नंबर 8 है, व्हेन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, when number of resistance are connected in series the effective resistance। तो अगर आप रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाते हो, देखिए ये अगर आप रेजिस्टेंस को इस तरह से सीरीज में लगा रहे हो, देखिए ये R1 है, अगर ये R2 है, तो कोई भी सर्किट के अंदर अगर आप रेजिस्टेंस ऐसे सीरीज में लगा रहे हो तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस जो रहता है वो क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस में डायरेक्टली ये रजिस्टर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो आप बढ़ाते जा रहे हो, तो जैसे जैसे आप रजिस्टर लगा रहे हो तो टोटल रेजिस्टेंस जो देखिए यही आप बढ़ाते जा रहे हो, तो RS को क्या बोलेंगे, टोटल रेजिस्टेंस। जैसे जैसे आप और रजिस्टर लगाओगे तो वैसे वैसे ये रेजिस्टेंस देखिए आप R4 लगा रहे हो तो क्या हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस आपका बढ़ रहा है, तो सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो आपका बढ़ रहा है। तो वे नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका आंसर ए वाला आएगा। आप रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा लगा रहे हो और सीरीज में लगा रहे हो तो रेजिस्टेंस जो रहेगा वो बढ़ने वाला है। तो व्हेन नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। अब देखिए अगर आप यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन इनवर्स पूछा गया है, व्हेन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो अगर आप रेजिस्टर्स को ऐसे पैरेलल में लगा रहे हो, जैसे कि अभी R1 R2 R3 था, अब आप इसको सीरीज में नहीं लगा रहे हो, इस तरह से इसको पैरेलल में लगा रहे हो। अगर आप इस तरह से रजिस्टर्स को क्या लगा रहे हो, इस तरह से आप उसको पैरेलल में लगा रहे हो, तो क्या हो जाएगा, अगर आप पैरेलल में लगा रहे हो तो देखिए पैरेलल में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इस तरह से वो इन्वर्स में ऐड हो रहा है। तो अगर आप रेजिस्टर्स को इस तरह से पैरेलल में लगा रहे हो तो देखिए टोटल रेजिस्टेंस जो रहेगा आपका कम हो जाएगा, क्योंकि वो इन्वर्स में ऐड हो रहा है। अगर आप नंबर ऑफ रजिस्टर्स पैरेलल में लगा रहे हो तो टोटल रेजिस्टेंस जो है आपका बढ़ेगा नहीं, इफेक्टिव मतलब टोटल है वो आपका कम हो जाएगा। तो अगर आपको टोटल रेजिस्टेंस कम करना है तो आप रजिस्टर्स पैरेलल में लगाइए, तो ये रेजिस्टेंस जो रहेगा आपका कम हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 3 रजिस्टर है 2 ओम्स 3 ओम्स 5 ओम, वो सीरीज में लगाया गया है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा। अब सीरीज में आप जानते हो अगर आप सीरीज में लगा रहे हो तो खाली वो ऐड हो जाएंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, टोटल रेजिस्टेंस सिर्फ आपका ऐड हो जाएगा। सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो देखिए 5 + 3 8, 8 + 2 ये 10 आ जाएगा। तो आप जब इसको जोड़ने जाओगे 2 + 3 + 5, ये 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10 ओम्स हो जाएगा। तो सीरीज में आपका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। ये आंसर नंबर ए रहेगा। लेकिन देखो अगर आप पैरेलल में लगा रहे हो, अगर आप पैरेलल में लगा रहे हो तो ये उल्टा हो जाएगा। अगर आप इस तरह से रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा रहे हो, 3 रेजिस्टेंस को, तो मैंने बताया पैरेलल में आपका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आप 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा रहे हो तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। तो 3 रेजिस्टेंस अगर आप पैरेलल में लगा रहे हो तो देखिए इसकी वैल्यू क्या है, फॉर्मूला लगेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो अगर हम रेजिस्टेंस को कम करना चाहते हैं तो हमको पैरेलल में लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने पैरेलल में लगाया हुआ है, तो पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, 2 है, दूसरे की भी 2 है, तीसरे की भी 2 है, तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो ये आंसर क्या आएगा हमारा, 3/2 आएगा। तो ये देखिए दोस्तों ये 1/Rp है। तो 1/Rp देखिए अगर आप 1/Rp निकाल रहे हो तो 1/Rp अगर आपने निकाला हुआ है तो ये 3/2 आया हुआ है। तो Rp आपका क्या बनेगा, Rp आपका उल्टा बनेगा, 2/3 बनेगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये जो आप निकाल रहे हो ये 1/Rp निकाल रहे हो, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ये 3/2 आ गया। ये 1/Rp निकाल रहे हो, लेकिन Rp आप निकालोगे तो आपको उल्टा करना है,
तो 2/3 आप करोगे तो ये देखिए इसका आंसर आप कैलसी में करोगे तो ये 0.66 आ गया है। ये 0.66 आ गया है, मतलब टोटल रेजिस्टेंस जो है ये देखिए ये R1 से भी कम आता है, R2 से भी कम आता है, R3 से भी कम आता है। तो अगर आप पैरेलल में निकाल रहे हो आंसर और वो R1 से भी कम आ रहा है, R2 से भी कम आ रहा है, R3 से भी कम आ रहा है, इसका मतलब राइट है। तो पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में जब आप रेजिस्टेंस को बढ़ाते जा रहे हो तो टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। सीरीज में क्या होगा, जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हो, R1 कर रहे हो, R2 कर रहे हो, R3 कर रहे हो, R4 कर रहे हो, तो टोटल रेजिस्टेंस बढ़ता है। लेकिन पैरेलल में क्या होता है, आप R1 कर लगा रहे हो, R2 लगा रहे हो, R3 लगा रहे हो, R4 लगा रहे हो, जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे तो वो कम होते जाएगा। तो पैरेलल में देखिए आपका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो इसका आंसर जो रहेगा 0.66। तो ध्यान में रखिए पैरेलल में आपका फाइनल आंसर जो रहेगा वो R1 से भी कम रहेगा, R2 से भी कम रहेगा, R3 से भी कम रहेगा। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है। तो सीरीज में देखिए दोस्तों, जब आप सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते हो, जब आप सीरीज में रेजिस्टेंस को लगा रहे हो तो ये देखिए जब आप सीरीज में रेजिस्टेंस को ऐसे लगाओगे R1 और R2 और ये R3, जब आप सीरीज में लगा रहे हो तो क्या हो जाएगा, आपका करंट जो फ्लो हो रहा है वो डिवाइड नहीं होगा। ये देखिए सीरीज में आपका क्या होता है, करंट जो है वो डिवाइड नहीं होता है, इसके लिए इसको सीरीज कहा जाता है। करंट विल नॉट डिवाइड, ये राइट है, ट्रू है। पैरेलल में क्या होता है, अगर आप पैरेलल में लगाओगे ऐसे रजिस्टर्स को R1, ये आपने R2 लगाया हुआ है, यहाँ पर आपने क्या लगाया हुआ है, R3 लगाया हुआ है, तो पैरेलल में क्या होता है, ये देखिए जब ये पैरेलल में आप लगाते हो तो यहाँ पर आपने R1 लगाया हुआ है, यहाँ पर आपने R2 लगाया हुआ है, यहाँ पर आपने R3 लगाया हुआ है, तो इस तरह से ये करंट डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये पानी की तरह बिहेव होता है। अगर आप इसको पाथ दोगे जाने के लिए तो जहाँ पर भी आपने इसको पाथ दिया हुआ है ये यहाँ पर फ्लो हो जाएगा। देखिए अगर आपने आई दिया हुआ है तो इसको आप 3 जगह दे रहे हो, 3 पाथ दे रहे हो, तो ये वाटर की तरफ है। वाटर में आपने यहाँ पर एक पाइप लगाया हुआ है, 3 पाइप लगाए हुए, तो तीनों जगह पे ये फ्लो हो जाएगा। तो अगर आप इसको जैसे जगह दे रहे हो जाने के लिए तो तीनों जगह ये निकल जाएगी। तो पैरेलल में क्या होता है, ये आपका करंट डिवाइड हो जाता है। तो दोस्तों पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, तो ये ट्रू है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन द वोल्टेज अक्रॉस डिफरेंट रजिस्टर्स रिमेन सेम, तो ये रॉन्ग है। सीरीज में क्या होता है, अगर आप यहाँ पर वोल्टेज मेजर करने जाओगे तो यहाँ पर अगर आप वोल्टेज मेजर करने जाओगे तो देखिए ये अलग आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप वोल्टेज मेजर करने जाओगे तो ये V1 आएगा, यहाँ पर अगर आप वोल्टेज मेजर करने जाओगे तो ये V2 आएगा, यहाँ पर अगर आप मेजर करने जाओगे तो ये V3 आ जाएगा। तो यहाँ पर सीरीज में वोल्टेज आपका सेम नहीं आएगा। सीरीज में करंट क्या हो रहा है, देखिए करंट आपका डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर R1 अलग है, R2 अलग है, R3 अलग है, तो इसके लिए यहाँ पर वोल्टेज जो रहेगा R1 के अक्रॉस V1 आएगा, R2 के अक्रॉस V2 आएगा, R3 के अक्रॉस V3 आएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज अक्रॉस डिफरेंट रजिस्टर रिमेन सेम, ये गलत है क्योंकि रजिस्टर्स हमारे डिफरेंट है। तो आप देखिए यहाँ पर जो V1 लाएगा वो देखिए करंट हमारा सेम है, लेकिन V1 जो रहेगा वो क्या रहेगा, I इंटू R1 आएगा। V2 आप निकालेंगे तो क्या आएगा, I इंटू R2 आएगा। V3 आप निकालोगे तो क्या आएगा, I इंटू 3 आएगा। तो ये देखिए ओम्स लॉ से वोल्टेज देखिए अलग निकल रहा है क्योंकि R1 अलग है, क्योंकि रेजिस्टेंस अलग है, इसके लिए देखिए वोल्टेज अक्रॉस डिफरेंट रजिस्टर्स विल बी डिफरेंट। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज अक्रॉस डिफरेंट रजिस्टर सेम है, ये गलत है। लेकिन देखिए पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में सेम रहता है। तो पैरेलल में देखिए जब आप यहाँ पर बैटरी लगाते हो, यहाँ पर आपने प्लस लगाया हुआ है, यहाँ पर आपने माइनस लगाया हुआ है, तो जब आप इधर वोल्ट मीटर लगाओगे तो सभी रजिस्टर्स के अक्रॉस क्या होगा, आपका एक ही वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, देखिए ये जब आप वोल्ट मीटर लगा रहे हो तो ये जो कनेक्शन है ये कहाँ जा रहा है, ये बैटरी के प्लस में जा रहा है, ये कनेक्शन कहाँ पे जा रहा है, बैटरी के माइनस पे जा रहा है। तो अगर आप यहाँ पर 5 वोल्ट लगा रहे हो तो R1 के अक्रॉस भी 5 वोल्ट मिलेगा, R2 के अक्रॉस भी 5 वोल्ट मिलेगा और R3 के अक्रॉस भी 5 वोल्ट मिलेगा। तो सब जगह देखिए आपको ये 5 वोल्ट ही मिलेगा। तो अगर आपने बैटरी यहाँ पर 5 वोल्ट का लगाया हुआ है, ये बैटरी आपका 5 वोल्ट का है, तो R1 के अक्रॉस भी 5 वोल्ट मिलेगा, R2 के अक्रॉस भी 5 वोल्ट मिलेगा, R3 के अक्रॉस भी 5 वोल्ट मिलेगा। तो पैरेलल में क्या होगा, वोल्टेज आपका सेम रहेगा सब रजिस्टर के अक्रॉस। वोल्टेज अक्रॉस डिफरेंट रजिस्टर विल रिमेन सेम। तो ये जो 8 वाला है इसका आंसर ये ए आएगा। अभी इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। तो ये हमारा 8 प्रॉब्लम है, तो इसके अंदर आरटी है। तो आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड दिस। थैंक यू एवरीबॉडी।